हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। बात है 6 जुलाई 2017 की। कानपुर के एक पुलिस स्टेशन में फोन आता है। मेरी लड़की 7वीं मंजिल से गिर गई है। मुझे उसकी लाश मिली है। जगह है प्रेम प्रकाश कॉलोनी, कानपुर। कागज व्यापारी पद्म अग्रवाल का मामला हाई प्रोफाइल था। खबर मिलते ही थाने में अफरा तफरी का माहौल छा गया। पुलिस अधिकारियों की जीप लगातार वहां पहुंचने लगी और कई ऊंचे अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही साथ स्वरूप नगर तथा कर्नलगंज से पुलिस अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे और इन सबके बीच जमीन पर पड़ी थी 27 वर्षीय लड़की की लाश। काफी बुरी हालत में थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था। सर की हड्डी टूट चुकी थी। शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां भी बुरी तरीके से टूट गई थी। हम बात कर रहे हैं ऐसी दर्दनाक मौत की, जिसने एक चुलबुली खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को देखते ही देखते लाश में बदल दिया। उसे मौत जन्मदिन के सरप्राइज गिफ्ट की तरह मिली थी। क्या यह एक हादसा था या एक प्री प्लान मर्डर? आइए जानते हैं कि हादसे का पूरा सच क्या था, और अगर यह मामला मर्डर का था तो कौन था इसके पीछे, और आखिर इसका मकसद क्या था। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी हर्षिता अग्रवाल की, और इस कहानी के बेहद अहम किरदार 4 हैं। खुद हर्षिता अग्रवाल और पति उत्कर्ष अग्रवाल, ससुर सुशील अग्रवाल और सास रानू अग्रवाल। 6 जुलाई 2019 को 11:21 पर सुबह कागज व्यापारी पद्म अग्रवाल को कॉल आती है। कॉल उनकी बेटी हर्षिता अग्रवाल की थी। हर्षिता काफी टेंशन में लग रही थी। उसने कहा, पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है। ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पद्म अग्रवाल ने तुरंत हर्षिता के ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। पिता पद्म अग्रवाल हर्षिता के घर जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि 12:42 पर दोपहर के एक बार फिर फोन आया, लेकिन इस बार ये उनकी प्यारी बेटी का नहीं बल्कि उनके ससुर का था, जिन्होंने एल्डोरेट अपार्टमेंट आवास पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। पद्म अग्रवाल पत्नी संतोष और बेटी दीपिका के साथ वहां पहुंचे। पहुंचते इनके पैरों तले से जमीन हिल गई। सामने पड़ी थी हर्षिता की लाश। हर्षिता के ससुराल वालों ने इस हादसे को आत्महत्या का मामला बताया। पुलिस ने कड़ी जांच पड़ताल शुरू कर दी और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज सच खोज निकाला जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अपराधी कैसा भी हो वह बच नहीं सकता। पद्म अग्रवाल अपने परिवार के साथ सरोजनी नगर क्षेत्र के मूर्ति बिहार में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी संतोष के अलावा 2 खूबसूरत और पढ़ी लिखी बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी दीपिका, जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने परिवार में काफी खुश थी, और दूसरी छोटी बेटी हर्षिता, जिसका जन्म 7 जुलाई 1991 को रविवार के दिन हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं ग्रेजुएशन किया और वापस आ गई। खाली बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद वह यहाँ के एक स्कूल डीएसपी कल्याणपुर में पढ़ाने लगी। लेकिन उनके पिता पद्म अग्रवाल जल्द से जल्द अपनी लाडली बेटी को भी ससुराल भेजना चाहते थे, जहाँ उसे बड़ी बेटी दीपिका की तरह उसे भी मायके जैसा ही भरपूर प्यार मिल सके। लेकिन उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। काफी कोशिशों के बाद उन्हें कानपुर का ही एक लड़का उत्कर्ष अग्रवाल पसंद आ गया। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल की फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से पॉलिएस्टर धागे बनाने की फैक्ट्री थी और वह कानपुर के एल्डोरेट अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रानू अग्रवाल के अलावा उनके 2 बच्चे, एक बेटा उत्कर्ष और बेटी परिधि थे। उत्कर्ष के पिता का अच्छा खासा व्यापार था। उत्कर्ष के ऊपर किसी तरह की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। पद्म अग्रवाल को ये रिश्ता पसंद आ गया। हर्षिता की मां उत्कर्ष की मां रानू अग्रवाल को पहले से ही जानती थी। लोग उन्हें काफी तेज तर्रार कहते थे, लेकिन हर्षिता की मां ने सोचा, हर पढ़ी लिखी औरत को लोग ऐसा ही बोलते हैं। जल्दी ही 25 साल की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हर्षिता की एक हैंडसम उत्कर्ष से शादी के लिए हाँ कर दी। बिना देर किए दोनों परिवारों में 24 जनवरी 2017 को ओरछा रिजॉर्ट में उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की।
इस शादी में कानपुर शहर के उद्योगपतियों के अलावा अनेक जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। शादी हंसी खुशी संपन्न हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूल्हे का परिवार शादी से जुड़े हर खर्च का पेमेंट लड़की वालों के ऊपर डाल रहा था। यह सब पद्म अग्रवाल और उनकी पत्नी संतोष को अजीब तो लग रहा था, लेकिन बेटी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शादी पर लगभग 40 से 45 लाख का खर्चा हो गया, पर यह तो एक शुरुआत थी। शादी के मात्र 6 महीने बाद ही हर्षिता के ससुराल वालों ने पैसे की मांग की। उन्होंने हर्षिता से कहा, फैक्ट्री की इन मशीनों के लोन को चुकाने के लिए तुम अपने पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। हर्षिता यह सुनकर हैरान रह गई और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसी दिन से हर्षिता पर अत्याचार शुरू हो गया। सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता का जीना मुश्किल कर दिया। घर में नौकरानी होते हुए भी रानू अग्रवाल हर काम हर्षिता से ही करवाती थी। मेहमानों के सामने भी पूरी तरीके से उसकी बेइज्जती करने लगी थी। कमाल की बात तो यह थी कि हर्षिता का पति उत्कर्ष, जो उसके साथ प्यार के वादे किया करता था, सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहता था, बल्कि माँ का ही साथ देता था। हर्षिता के माता पिता काफी हैरान थे, क्योंकि शादी के बाद हर्षिता काफी उदास नजर आती थी, लेकिन बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती। माँ की कसम देकर पूछने पर उसने बताया कि ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा है और 2 करोड़ पिताजी से मांग कर लाने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। ये सुनने के बाद हर्षिता के माता पिता ने हर्षिता से उत्कर्ष को छोड़ देने के लिए कहा, पर वह बोली, माँ यह कुछ दिनों की बात है, मैं उत्कर्ष को बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हर्षिता की हालत पहले से भी खराब हो गई। अब उत्कर्ष की बहन परिधि भी हर्षिता के खिलाफ रानू अग्रवाल के कान भरने लगी थी। इसके बाद उसको पहले से भी ज्यादा तंग किया जाने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि रानू अग्रवाल हर्षिता पर हाथ भी उठाने लगी थी। भोली भाली हर्षिता की खामोशी से सब कुछ सहन कर लेना उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हर्षिता की गिरती हुई सेहत देखकर जब माता पिता ने उससे वजह पूछी तो उसने सब कुछ उन्हें बताया। इसके बाद हर्षिता के माता पिता उसे वापस अपने घर ले आए और हर्षिता को उत्कर्ष को छोड़ देने की सलाह दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका पति उत्कर्ष उसे लेने पहुंच गया और उसने हर्षिता और उसके घर वालों से वादा किया कि आगे उसे परेशान नहीं किया जाएगा। पति के प्यार में डूबी भोली भाली हर्षिता भी वापस जाने के लिए मान गई और ससुराल चली गई। हर्षिता के वापस आने के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके ससुराल वाले जल्दी ही फिर से अपने पुराने तरीकों पर आ गए और उसे परेशान करने लगे। उस समय उसकी ननद परिधि की शादी होने वाली थी। हर्षिता के ससुराल वाले उस पर दबाव डालने लगे कि वह अपने माँ बाप से 25 लाख रुपए मांगकर उन्हें दे। हर्षिता ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, पर वह काफी चुप रहने लगी थी। यह देख उसकी मां संतोष ने उसे फिर अपनी कसम दी, जिस पर हर्षिता ने संतोष को 25 लाख रुपए मांगने की बात बताते हुए कहा कि किसी भी हाल में उन्हें पैसा नहीं देना है। 8 मार्च 2019 को हर्षिता की ननद परिधि की शादी हो गई। क्योंकि उन्हें हर्षिता के परिवार से पैसे नहीं मिले थे, इसलिए हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता को तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हर्षिता से कहा कि मैं नौकरानी को 8,000 रुपए देती हूँ और तुम बिस्तर पर लेटी रहती हो। यहाँ रहना है तो काम करना होगा। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई एक लड़की जो अपने घर पर एक रानी की तरह रहती थी, उसे अपने ससुराल में एक नौकरानी से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। उससे घर के ऐसे छोटे मोटे काम जो नौकर चाकर भी नहीं करते, हर्षिता के ऊपर दबाव डाला जाने लगा उसे करने के लिए। इसके साथ ही उसके साथ आए दिन उस पर हाथ उठाने लगी, यहाँ तक कि हर्षिता को उसके अपने खर्चों के लिए भी पैसा नहीं दिया जाता था। हर्षिता के पिता हर्षिता का हाल देखकर काफी दुखी थे। उन्होंने उसे जीवन में खुशी के पल लाने के लिए यूएस की यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने दोनों बेटियों को दामादों के साथ घूमने भेजा और साथ में खुद भी गए। उन्हें लगा शायद इससे बेटी के जीवन में कुछ चेंजेस आ जाएं। 15 जून को वे लोग वापस भारत लौट आए
हर्षिता ने कुछ दिनों तक कोई शिकायत नहीं की। वैसे भी हर्षिता अपने परिवार को परेशान करने की बजाय अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को सहन करने की कोशिश करती थी। 7 जुलाई को हर्षिता का बर्थडे भी था, इसलिए हर्षिता के घर वालों ने 7 जुलाई को हर्षिता के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी और लोगों को भी इनविटेशन भेज दिया था। लेकिन उसके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले ही 6 जुलाई 2019 को 11:21 पर सुबह हर्षिता ने अपने पिता को फ़ोन किया और उसने उसे घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए अपने पापा से कहा, पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी काफ़ी टेंशन में थी। पिता को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत उसके ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। पिता पद्म अग्रवाल जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि 12:42 पर दोपहर उनके पिता के पास एक बार फिर फोन आया, लेकिन इस बार ये उनकी बेटी का नहीं बल्कि उनके ससुर का था। एल्डोरेड अपार्टमेंट आवास पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। वह अपनी पत्नी और बड़ी बेटी दीपिका को लेकर आनन फानन में जब बेटी के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि हर्षिता की बॉडी बिल्डिंग से नीचे गिरी पड़ी थी। उनकी प्यारी छोटी राजकुमारी अब नहीं रही थी। उसे 7वीं मंजिल से उसके ही अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। हर्षिता के सास ससुर और पति उत्कर्ष शव के पास खड़े थे। उन्होंने पद्म अग्रवाल की तरफ बढ़ते हुए कहा, हर्षिता ने आत्महत्या कर ली है, वह 7वीं मंजिल से कूद गई। यह सुनते ही पद्म अग्रवाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी हर्षिता कूदी नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने उसे मार डाला है। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ इन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी और अपने परिवार तथा सभी संबंधियों को भी घटना के बारे में बता दिया। मां संतोषी अपनी फूल सी बेटी का शव देखकर बेहोश हो गई। दीपिका किसी तरह अपने माता पिता को संभालने की कोशिश करने लगी। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों की जीप वहां पहुंचने लगी। कई उच्च अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही साथ स्वरूप नगर तथा थाना कर्नेलगंज से भी पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट के किचन से बराबर वाली खिड़की की जांच पड़ताल की, जहां से हर्षिता गिरी थी या फिर उसे वहां से फेंका गया था। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय पहुंचा दिया। घटना स्थल पर अन्य लोगों के अलावा हर्षिता का पति उत्कर्ष तथा उसके माता पिता मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि हर्षिता से मैं इतना प्यार करता था, इसका सबूत मेरे पास नहीं है, मगर उसके जाने से सब कुछ खत्म हो गया है। शादी के बाद हम सब बेहद खुश थे। उसका अपना फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करने वाले थे। हर्षिता को आने जाने के लिए कार भी दी गई थी, कोई रोक टोक नहीं थी। 28 मई से 16 जून तक हम अमेरिका में रहे। वहाँ भी हमने फ्यूचर को लेकर अपने सपने बुने, लेकिन क्या पता था कि सारे सपने टूट जाएंगे। घटना वाले दिन मैं और पापा फैक्ट्री में थे। मम्मी का फोन आया तो हम लोग आए। हर्षिता आत्महत्या नहीं कर सकती, वह खिड़की से नीचे कैसे गिर गई कुछ नहीं मालूम। सुशील अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि जिस समय वह घर से निकले उस समय घर में सब कुछ ठीक ठाक था। दोपहर 12:30 बजे के करीब पत्नी रानू ने फोन करके बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे गिर गई है। यह पता चला तो उन्होंने हर्षिता के पिता को भी फोन किया और फौरन घर आने को कहा। फिर बेटे उत्कर्ष को साथ लेकर घर के लिए चल दिए। घर पहुंचे तो हर्षिता का शव नीचे पड़ा मिला। हर्षिता के साथ रानू अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि सुबह 9 बजे के लगभग उत्कर्ष अपने पापा के साथ फैक्ट्री चला गया था। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला आ गई। हर्षिता उस समय सफाई कर रही थी, उसे कोरियर करना था। जैसे ही वह कोरियर का पैकेट लेकर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंची, नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह
वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नौकरानी हर्षिता को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो बहू की मौत हो चुकी थी। शायद खिड़की के पास गंदगी को साफ करते समय उसका पैर फिसल गया हो। फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी फोन पर अपने पति को दी। परिवार के बयान लेने के बाद पुलिस ने देखा कि अग्रवाल परिवार में काम करने वाली नौकरानी शकुंतला, जो घटना के समय वहीं पर खड़ी थी, इसलिए पुलिस ने उसका बयान भी लिया और उसने चौंका देने वाला बयान दिया। उसने रानू अग्रवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि सुबह 9:30 बजे जब शकुंतला फ्लैट पर पहुंची थी, उस समय हर्षिता का पति उत्कर्ष अग्रवाल और ससुर सुशील अग्रवाल फैक्ट्री जा चुके थे। केवल हर्षिता और रानू अग्रवाल फ्लैट में मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। रानू अग्रवाल ने हर्षिता से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नौकरानी को 8,000 रुपए दिए जाते हैं और तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर का काम क्यों नहीं करती। गुस्से में हर्षिता ने भी उन्हें जवाब दे दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए शकुंतला हर्षिता को समझा बुझाकर कमरे में ले गई। रानू अग्रवाल भी वहां पहुंच गई और हर्षिता को कमरे में चप्पल और झाड़ू से मारने लगी और उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। जिसके बाद वह काम करने चली गई। जब वह काम कर रही थी तो अचानक 12:30 बजे चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर जब वह देखने गई तो हर्षिता खिड़की से नीचे लटकी थी। नौकरानी ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इस दौरान रानू अग्रवाल दर्शक की तरह वहां पीछे खड़ी रही। उसने कोई मदद तक नहीं की। नौकरानी शकुंतला के बयान के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों के आदेश पर रानू अग्रवाल को महिला पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया। जल्दी ही पुलिस के हाथ एक और पुख्ता सबूत के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें हर्षिता की सास रानू अग्रवाल बहू की लाश के पास पहुंची थी। फिर अपने पति को फोन किया और बोली कि शी इज फिनिश्ड। खिड़की से नीचे कूद गई है। उन्होंने लाश के पास से कार की चाबी और मोबाइल उठाया था, फिर वहां से चली गई। ये खबर कानपुर के मीडिया चैनल और अखबारों में बहुत तेजी से फैल गई। कई महिला संगठन भी सामने आई और परिवार को इंसाफ दिलवाने का भी आश्वासन दिया। हर्षिता के परिवार ने हर्षिता के पति और उसके ससुर और ननद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाद में उसकी ननद परिधि और नंदोई का नाम रिपोर्ट से हटा लिया गया। हर्षिता के पति, ससुर और सास को जेल भेज दिया गया। दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ और सबूत इकट्ठा कर रही थी, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और कोई भी कोर्ट या वकील उन्हें बचा ना पाए। आरोपी जेल में और उन पर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।